नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। आज गिरिडीह के बनियाडीह के फुटबॉल ग्राउंड में जो है टाइगर जयराम महतो पहुंचे थे। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति का एक सभा हुआ, दहाड़ गए और इतिहास भी बना गए। सुदीप सोनू जो यहाँ के विधायक हैं उस पर आज खूब प्रहार किया है आपने। जब आप ये कह रहे थे तो चीज़ें लाइव चल रही थी और जो दर्शक शायद इस वीडियो को देख रहे हैं, जब हम जिक्र कर रहे हैं तो वो बहुत वायरल हो रहा है जो आप कह गए। इतना आक्रोश सुदीप कुमार सोनू को लेकर हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा इसी विधायक पर आप सुप्रीम सीएम कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, देखिए आक्रोश इससे पहले कभी हम नहीं थे, लेकिन हमें बहुत खेद हुआ कि ये लोग बायस्ड नेचर के लोग हैं। आलोचना, अगर आप विधायक हैं तो आपको आलोचना स्वीकार करना होगा, आलोचना सहना भी होगा और आलोचना सहने के बाद भी आपको मुस्कुराना होगा। जो मैंने उदाहरण दिया कि इसी देश में कभी पंडित नेहरू हुआ करते थे, जिनको एक युवा कवि नागार्जुन कहता है कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी जी की समाधि पर शीश झुकाने जाते हैं। उनका जन्मदिन होता है पंडित नेहरू का, नागार्जुन ये कविता पढ़ते हैं और पंडित नेहरू अपनी आलोचना को सुनते हैं। लेकिन सुदीप सोनू अपनी आलोचना को नहीं सुनते हैं, जो इनके खिलाफ बात करते हैं। चूंकि सरकार के अंग हैं, इनको आलोचना सहने का अधिकार होना चाहिए, आलोचना सुनना होगा आपको। और ये क्या करते हैं, पीर टाड़ के नौजवान जब आवाज़ उठाते हैं, आज लगभग 20-22 की संख्या में नौजवानों पर एफआईआर किया गया है। सभी जेबीकेएस के लोग हैं, 24 नौजवान। तो बताइए, ऐसे 22 लोगों के साथ तो बरसना पड़ेगा। ये लोग, आप अपने आप को लोकतांत्रिक प्रहरी कहते हैं, आप उस सदन के अंग है जहां लोकतंत्र की मर्यादा की नींव रखी जाती है, और अगर आप इस तरह बायस्ड नेचर से साथ चलेंगे, घृणित स्वभाव के साथ राजनीति करेंगे, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए आक्रामकता इनके प्रति आज इसलिए थी कि इन्होंने 24 बेकसूर बच्चों को फंसाया है, जिनका उज्जवल भविष्य है, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। और ये भी धमकी देते हैं कि ज़्यादा कुछ करोगे तो नक्सली के केस में डाल देंगे। ये है विधायक जी का बयान। मैंने पर्दे के पीछे से, सामने से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम विधायक हैं। सादे नहीं होते नेता लोग, कल सादे कुर्ते में सादे मैंने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और अंधेरे में इस प्रकार के स्वभाव से प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए आक्रामकता आज दिखी, ये आक्रोश जो है। और आपने कह दिया कि भैया सांसदीय अगर जीत गए तो कार्यक्रम झंडा मैदान में होगा। लगातार झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया झंडा मैदान में कार्यक्रम होना चाहिए था। झंडा मैदान जो है सेंटर हो जाता है। आज बताइए, ये बताइए कैसा लोकतांत्रिक भारत है भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, मैं पहले जिला प्रशासन सवाल करूंगा कि आज हमारे साथी लगभग 3 महीना से, कसम से 3 महीना से हम लोग झंडा मैदान में परमिशन मांग रहे हैं, और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम हो जाता है सरकार में। तो लोकतंत्र तो ये नहीं भेदभाव करता है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको माने परमिशन मिलेगा, जो आंदोलन करने वाले छात्र परमिशन नहीं मिलेगा। तो ये तो जिला प्रशासन को भी स्टेटमेंट देना चाहिए। हम चाहेंगे मीडिया से सवाल करे कि भाई, जब हम लोग झंडा मैदान को लेकर बार बार अर्जी डाल रहे हैं कि हमें अपना सभा वहाँ करना है, परमिशन नहीं दिया जाता है, और उसी दिन कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री आते हैं, सभा होती है, फिर भविष्य में कोई नेता आएंगे। तो ये इसीलिए हमने स्पष्ट कहा, अगर हम लोग संसद जीतते हैं तो पहला स्वागत सभा झंडा मैदान में होंगे, और देखते हैं उस दिन कौन रोकेंगे। आज जन्मदिन था आपके प्रत्याशी का, मनोज यादव का, और आज अनाउंस भी कर गए कि भैया आप कोडरमा लड़िए, फाइनल कहा गया। हाँ बिल्कुल, फाइनल कहा गए। और हम लोग कुछ थोड़ा सा यूनिक ही करते हैं, जन्मदिन था इसलिए रोक के रखे थे और उपहार दिए, जाइए जनता का सेवा कीजिए। अच्छा, तो ठीक है। ये उपहार जो है जयराम के लिए कितनी चुनौती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपका अटका हुआ है। जो प्रत्याशी उतरेंगे, एक सिंबल अगर रजिस्ट्रेशन ना हो पाता है तो कैसे ये चीज़ें होंगी, और अगर नहीं होता है तो आपका भी जो सिंबल है वो घटेगा, आप निर्दलीय लड़ेंगे। देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगी, और फिर भी चूंकि यथार्थ को जीने वाले हैं तो थोड़ा सा सोच लेते कि नहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो युवा हैं उनके कंधों पर बोझ बढ़ जाएगा, उनका दारोमदार बढ़ेगा, और उनकी ऊर्जा ही हमें चुनाव में अपने आप को पार्टिसिपेट जब करेंगे तो कंटेस्ट में रखेगी। यथार्थ के साथ मथुरा महतो फाइनल हो गए हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी लड़ने वाले हैं। बार बार सवाल यही, चूँकि यही सवाल बार बार आपके पास आएगा। अब जयराम महतो हैं, ठीक है, आप कहेंगे कि ठीक है, सवाल ये थोड़ा अलग से है कि भैया महतो का नेता कौन। देखिए, सबसे पहला हम लोग जमात का नेता बनने आए हैं, लेकिन अब सभी जो चुनाव प्रत्याशी अगर एक ही समुदाय के होंगे तो वो एक लक हो जाता है, ऐसा अनुमान होता नहीं है। तो ये तो हम लोग, जो भी नेता होगा, अगर जयराम महतो नेता बनता है तो जमात का नेता होगा। और जयराम महतो ने तमाम मुद्दों को हाईलाइट किया है, उन मुद्दों पर प्रखरता के साथ तार्किक ढंग से बात रखा है, जो हर एक भारतीय को, हर एक झारखंडी को प्रभावित करते हैं। अगला जो आपका रणनीति है वो, चूँकि अब आज सभा थी, आप नुक्कड़ भी कर रहे हैं, इस कवायद में कुछ ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं, ऐसा भी बिंदु आ रहा है जिस पर आपको विशेष काम करने का ज़रूरत है, जैसा आप अनुभव कर पाए हैं पिछले कुछ दिनों की बात करें तो। हाँ, बूथ स्तर पर काम करने का अनुभव है। अगर बूथ स्तर में जो हमारे कैडर होंगे वही चुनाव में जीत और हार को तय करते हैं, तो वहाँ हमारे सभी साथी अच्छा काम कर रहे हैं
और उसे जितना मजबूत बनाएंगे, वहाँ जितनी हमारी एक्टिविटी होगी उतना हम लोग बेहतर रिजल्ट करेंगे। आर्थिक रूप से परिस्थिति बहुत चुनौती भरा होता है, लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव है, पंचायत स्तर का तो चुनाव है नहीं। धन बल आपको लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, कैसे ये जो धन है उसको इकट्ठा किया जाए, कैसे चुनाव में, चूंकि तमाम वो चीज़ें हैं, गरीब तबके के लोग आपके लिए जब काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वाहन के खर्च हैं, बहुत सारे खर्च, छोटे मोटे खर्च, कम से कम चल पाने के लिए और खाने के लिए ये व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात आपने स्वयं देखा विकास दा, अभी हमारे चंद्रवंशी दा बैठे हैं, हमारे रॉकी नवल दा बैठे हैं, हमारे अंकल, हमारे बहुत ही वृद्ध व्यक्ति हैं जो हमारी इनके छत्र छाया भी मिलती है, मुखिया जी अभी अगल बगल में बैठे होंगे, तमाम हमारे जो नौजवान साथी हैं, देख सकते हैं कि मछली भात का आयोजन किया गया है। एक जाहिर सी बात है, एक दूसरे से उन्होंने 100, 200, 50 जो भी ये सहयोग लिया होगा, और जो हमारे साथ जो साथी आए उनके साथ साथ हम लोग जितने यहाँ थे और मिलकर उस भोजन का आनंद लिए। तो इसी प्रकार से चलता है हमारा माने सहयोग, एक आपसी सहयोग के माध्यम से हम लोग का आंदोलन चलता है। तो ये कहा जाए कि भाई आम जो लोग हैं वही लोग जो है डोनेशन के तौर पर आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल डोनेशन के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे और विचारधारा की जीत होगी, इस बात की हम लोग पुष्टि करेंगे। जीत जाते हैं तो भाजपा के साथ जाएंगे, क्योंकि सरकार जब हो सकता है भाजपा की अगर बने, ना भी बने, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो पार्टियां गवर्नमेंट में अपने आप को स्थापित करेंगी, उनसे सबसे पहले बात अपने राज्य के जो मुद्दे हैं उन पर सामंजस्य कैसा होता है, और नहीं तो फिर बहुत सुंदर जगह है, विपक्ष में बैठिए और सदन में लगातार अपने तीखे प्रहारों से सदन का ध्यान अपने राज्य की मिट्टी को रखिए। और चूंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम जनता से दूर नहीं है, जनता को ही बोलेंगे कि भाई हमें कहाँ जाना चाहिए, ये रायशुमारी होगी, उसके बाद ही निर्णय होगा। मुद्दे तो कई हो गए हैं, सवाल भी खैर रहने दीजिए, आपने कहा कि भैया सवाल रहना चाहिए, किरदार रहना चाहिए, लेकिन एक सवाल है, आपने हमेशा ज़मीन विस्थापितों को लेकर के कहा है, गिरिडीह लोकसभा के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको आपको लगता है कि वो इस लोकसभा चुनाव में भारी होंगे, जयराम की बातें सुनी जाएंगी, लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जो मुद्दा होगा गिरिडीह लोकसभा के लिए वो क्या हो सकता है जिसको लोग विश्वास करेंगे कि जयराम आएंगे तो इन सब मुद्दों पर वो काम कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन को रोकना। चूँकि मेरा मानना है गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत अनुमान 3 लाख के आसपास पलायन है, और उन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। छोटे छोटे लघु उद्योग की आइडियाज़ आपके माइंड में होना चाहिए, कुटीर उद्योग की आइडियाज़ अपने माइंड में होना चाहिए। गिरिडीह चूँकि पर्यटन के क्षेत्र से भी बेहतर विकल्प है, माइंस के क्षेत्र में भी रोजगार के साधन का सृजन है, बहुत सारी कंपनियां हैं, ऑथराइज्ड कंपनियां जो गिरिडीह के लोकसभा के भीतर माने स्थापित हैं। तो उन सब चीज़ों पर हम लोग बेहतर पॉलिसी के तहत और अपनी बेहतरी के साथ बढ़िया कार्य कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है रोटी की लड़ाई। आज रोटी को लेकर ही ये आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो रोटी की लड़ाई पे जब हम लोग बात करेंगे तो रोटी हर मजहब, जात, धर्म से ऊपर होती है। जब रोटी की हम लोग बात करेंगे तो हमें लगता है कि आज जिस प्रकार से हमारे हक अधिकार का वंचन किया जा रहा है, जब उस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे तो तमाम मुद्दों पर हम लोग भारी पड़ेंगे, और स्वाभाविक पड़ भी रहे हैं। आज देखिए, गिरिडीह की बात कीजिए, अन्य क्षेत्रों की बात कीजिए, किस प्रकार से कहीं BCCL है, कहीं CCL है, कहीं ECL है, किस प्रकार हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाता है, और बदले में इनपुट हमें क्या मिलता है कि कुछ भी नहीं मिलता, हमें ठेंगा धरा दिया जाता है। बाकी अन्य प्रदेशों के लोग हर जगह भर दिए जाते हैं। अभी देखिए, JEE का परीक्षा का रिजल्ट आया, 61 जनरल में से 39 जो है वो आउट ऑफ स्टेट है, मात्र 22 जो है हमारे स्टेट से हैं। तो सोच के देखिए क्या उल्टा हो गया, जो मैंने ये तो उल्टा ही हो गया, जो 60-40 था वो 40-60 को उन्होंने तब्दील कर दिया है। तो ये परिस्थितियाँ सामने हैं, जो मुझे लगता है कि इस राज्य पर जब हम लोग भ्रमण करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे तो हमें बेहतर स्थिति में। इसी पर एक सवाल है, जैसा अंतिम सवाल इसको कह लीजिए, पलायन जो आप कहे, बहुत बड़ा तबका जो है वो पलायन बाहर रहता है, बाहर के स्टेटों में रहता है, लेकिन बहुत एक बड़ी आबादी है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट अलग अलग स्टेट में भी जाकर किया है, हैदराबाद हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, हर जगह जहाँ गए हैं वहाँ एक बड़ा फैन फॉलोइंग है आपका, लोग पसंद करते हैं आपको, और कई ऐसे लोग हैं जो आपको एक तरीके से आर्थिक रूप से भी एक डोनेशन के तौर पर कह लीजिए मदद करता है। उसकी जो आबादी है, जो प्रवासी लोग हैं, उन लोगों को वोट में तब्दील करने के लिए ज़रूरी होगा कि वो लोकसभा के चुनाव में कम से कम यहाँ रहें। कोई कॉन्टैक्ट, कोई लिस्ट ऐसा तैयार, ऐसा कोई खाका तैयार है कि जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो उसको वोट में इस बार लोकसभा चुनाव में आप तब्दील कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे जहाँ भी हमारे मजदूर भाई लोग हैं उनका एक संगठन चलता है, या फिर आपस में वे लोग कनेक्ट हैं, और सोशल मीडिया के ज़माना है तो व्हाट्सएप ग्रुप हो या कहीं ना कहीं माध्यम से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो हमने उन सारी चीज़ें डिटेल्स को तैयार कर लिया है, और एक आध दिन में हम लोग टेलीफोनिक संदेश उन तक पहुँच जाएगा, और बाकायदा प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्हें आह्वान भी किया जाएगा कि आज आप
आपको मैंने आपकी हमें आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि 100% ना सही 50 तो चांसेस है कि लोग आएंगे और हम लोग के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में मतदान करेंगे। हैदराबाद वालों के लिए क्या संदेश होगा? बहुत कमेंट भर भर के दिए हैं भैया, जब हम कह रहे हैं तो हम जान रहे हैं, आप कुछ इमोजी भी भेज दीजिएगा। बहुत कह रहे थे कि कुछ हमारे बारे में नहीं कह आए थे। क्या पहले हैदराबाद वालों का बहुत याद बिल्कुल आती है और खासकर जूस वालों बंधुओं की बहुत ज़्यादा याद आती है कि हैदराबाद में हम लोग को खाने का सही में मौका नहीं मिला था। चावल और जूस में ही हम लोग का दिन पेट भर जाता था, जूस परफेक्ट था। तो हैदराबाद में देखें, झारखंडियों के संघर्ष को देखें। वहाँ तमाम जो जूस की दुकानें थी वो हमारे झारखंडी बंधुओं की थी, विशेष करके गिरिडीह लोग। गिरिडीह, हाँ गिरिडीह के ही थे, कुछ धनवार के थे। तो मतलब गिरिडीह जिला के ही थे, गिरिडीह लोकसभा कहिए या गिरिडीह जिला कहिए, उसी के अंतर्गत मैंने मैक्सिमम कहिए जितने लोग मिले 99 लगभग गिरिडीह जिला, गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आने वाले थे। तो उनको भी यही संदेश होगा कि आप हैदराबाद में ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो भी वहाँ कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुशलता से कर रहे हैं और जो भी आपकी आमदनी हो रही है उसे बचत के साथ रखिएगा, क्योंकि आप जो कार्य को कर रहे हैं आप भी जानते हैं कि उस कार्य को आपका आने वाला पीढ़ी नहीं करना चाहेगा। इसलिए उनको आपको पढ़ाना है, लिखाना है। इसलिए आप 2 पैसे जिस प्रकार से कमाते हैं, कोई जूस वाले भाई हैं, कोई होटल में हैं, कोई मास मतलब मेस का काम करते हैं, तो जो भी हमारे भाई हैं जिस कार्य को करते हैं, आपसे हमारा प्रार्थना है अपनी आमदनी को एक बेहतर बचत करेंगे और अपने आने वाले भविष्य को अच्छे से पढ़ाएंगे और उनके बारे में सोचेंगे। और बाकी झारखंड के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, आप भी हमारे बारे में मतलब हम लोग चुनाव में कैसे जीत हासिल हो, इस पर थोड़ा सा आपको भी चिंतन मंथन करना है, प्रयास करें। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर संभव हो, नहीं, प्रयास कीजिए कि संभव बनाएं। आप लोग कम से कम चुनावी इसको भी एक त्यौहार ही मानिए, महापर्व है। तो इस महापर्व में भी एक बार आप ट्रेन की टिकट कटाइए, गांव आइए और युवाओं को इस बार मतदान देकर वापस जाइए। दिल्ली में हम लोग आपकी चर्चा करेंगे और निश्चय ही हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन हैदराबाद जूस बेचने जाने की नौबत ना आए। आशा है कि 40 मिनट की जो बैठक है जयराम दिल्ली के सदन में, लोकसभा में, झारखंड की रखेंगे। हाँ बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल अधिकार के साथ लड़के रखेंगे कि झारखंड ने आपको क्या नहीं दिया। जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे किसी भी दल से हों, उनसे कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या नहीं दिया झारखंड ने। तमाम कोयला की परियोजनाएं झारखंड में, तमाम डीवीसी की परियोजनाएं झारखंड में, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां झारखंड में, तमाम उद्योग झारखंड में, गैस झारखंड में, बारूद झारखंड में, यूरेनियम झारखंड में, माइका झारखंड में, क्रोमाइट झारखंड में, ब्रोमाइट झारखंड में, क्या नहीं है, क्या नहीं दिया झारखंड ने। लेकिन बदले में आज आपसे 40 मिनट की मीटिंग चाहता है जो केवल झारखंड पर ही फोकस हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। देखिए अक्सर क्या है ना कि जब आप जयराम दा को देख रहे होते हैं कैमरे पे तो अगल बगल बहुत भीड़ हुआ करता है, लेकिन ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये कार्यकर्ताओं की एक तरीके से छोटा सा एक कह लीजिए कि आज की जो सभा में थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए तो बगल में आपको रॉकी नवल दिखेंगे, इधर नागेंद्र जी दिखेंगे, सैफ भाई दिखेंगे और कुछ लोगों का नाम छूट जा रहा है तो ठीक है, अर्जुन जी हैं। तो ये जो लोग हैं ये जयराम की सभा को सफल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारा टॉपिक था सर, सरकार बनाने से पहले ही सरकार चल रही है, 12 करोड़ से ऊपर इन्होंने अब तक मुआवजा दिलाया है। आशा है 37 लाख, 12 अच्छा 37 लाख, हम बार बार भूल जा रहे हैं। तो 12 करोड़ 37 लाख लोगों को 37 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का काम सरकार बनने से पहले ही इन्होंने किया है। आशा है कि अब ये चुनावी समर में है, लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। खबरों के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे, खबरें देखते रहिए समाधान। कब तक बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।